मेरा नाम है लखन राजपूत। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लखन विद्या एकेडमी पर। 21 जुलाई के करंट अफेयर को लेकर के हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने। और जो 21 जुलाई से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर से संबंधित, वो सारे के सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ सेशन को शेयर कीजिए, जिससे और भी साथी हमारे साथ जुड़ें। देरी न करते शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे, जो कि होंगे आपके स्टैटिक जीके और तमाम चीज़ों से संबंधित। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। हाल ही में ज्ञान भारतम मिशन के तहत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका नई पुस्तकों का प्रकाशन करना। ऑप्शन बी है प्राचीन एवं ऐतिहासिक पांडुलिपियों का संरक्षण व डिजिटलीकरण। और ऑप्शन सी हो जाता है आपका स्कूल में मुफ्त पाठ्य पुस्तकें बांटना। तो इसके राइट आंसर की हम बात करते हैं और ऑप्शन डी हो जाता है आपका विदेशी साहित्य का हिंदी में अनुवाद करना। इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन एवं ऐतिहासिक पांडुलिपियों का संरक्षण करना। आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और स्टैटिक पोर्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करते हैं तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने लोकसभा में इस मिशन की प्रगति साझा की। मिशन के तहत देश भर में 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब तक 3.74 लाख से अधिक पांडुलिपियाँ अपलोड हो चुकी हैं। स्टैटिक पोर्शन में क्या क्या रहता है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन NMM, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, इसकी शुरुआत फरवरी 2003 में पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा की गई थी। पांडुलिपियों में हाथ से, पांडुलिपि का मतलब क्या होता है, क्या होती है पांडुलिपि? तो हाथ से लिखी गई प्राचीन हस्तशिल्पियों को पांडुलिपि कहते हैं। जो हस्तशिल्प लिखी गई हैं प्राचीन समय में, उन्हें पांडुलिपि कहते हैं, जो आमतौर पर ताड़ के पत्तों या भोजपत्र पर लिखी जाती हैं। देखते हैं भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार अर्थात NAI, नेशनल, जो भी इसकी फुल फॉर्म होगी, फिलहाल मुझे इसकी जानकारी नहीं है। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना हो जाती है आपका जो स्थापना वर्ष है वो है आपका 1891। कोलकाता में इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के रूप में इसकी जो आपकी स्थापना हो जाती है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयक 2026 के तहत सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी करने का प्रावधान है? जो न्यायाधीशों की संख्या है उसमें संशोधन करना है और उनकी संख्या को बढ़ाना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका 31, ऑप्शन बी है 33, ऑप्शन सी है आपका 37 और ऑप्शन डी है 40। ऑप्शन डी हो जाता है आपका 40। इसके राइट आंसर की बात करते हैं हम। इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 37। अर्थात जो न्यायाधीशों की संख्या है उसे बढ़ाने के लिए एक संशोधन विधेयक लाया गया है। तो देख लेते हैं इसके संबंध कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या रहने वाले हैं। मुख्य बिंदुओं की हम बात करते हैं तो मुख्य बिंदुओं में आपका केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में ये विधेयक पेश किया। ये विधेयक मूल अधिनियम सर्वोच्च न्यायालय के अधिनियम जो है आपका 1956 में संशोधन करता है। ये विधेयक मई 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी अध्यादेश को औपचारिक रूप से पूरा करने के लिए या औपचारिक रूप देने के लिए लाया गया है। स्टैटिक पोर्शन की बात करते हैं तो स्टैटिक में देखते हैं आपका संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो अनुच्छेद 124 के तहत संसद को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या तय करने का क्या है, अधिकार है। अर्थात जो संसद है वो ये डिसाइड करेगी कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी। उसके लिए अनुच्छेद 124 इसको इजाज़त देता है संसद के लिए। और मूल संविधान की बात करते हैं तो मूल संविधान में जो 1950 वाला संविधान था हमारा, उसमें प्रारंभ में कुल 8 न्यायाधीश हुआ करते थे और 8 में 1 CJI और 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। नियुक्ति व आयु की बात करें तो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश पर होती है और जो सेवानिवृत्ति है अर्थात इनका कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है, 65 ईयर्स का, 65 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। भारत सरकार के विधि विभाग द्वारा आयोजित ब्रिक्स अभियोजन सेवा प्रमुखों की बैठक
का मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन ए है डिजिटलीकरण और कानून। ऑप्शन बी हो जाता है आपका लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ऑप्शन सी होता है आर्थिक अपराधों पर नियंत्रण। और ऑप्शन डी होता है वैश्विक न्याय प्रणाली में सुधार। वैश्विक न्याय प्रणाली में सुधार। तो इसके राइट आंसर की बात करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देखते हैं स्टैटिक फैक्ट क्या रहने वाले हैं। बात करते हैं हम 20 और 21 जुलाई 2026 को आए 2 दिवसीय जो वर्चुअल बैठक हुई है आपकी। इसका उद्देश्य था आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक संवेदनशील, पारदर्शी और पीड़ित केंद्रित बनाना, अभियोजन की प्रभावशीलता में सुधार करना और जन विश्वास बढ़ाना। तो ये आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। स्टैटिक्स पोर्शन की बात करें तो ब्रिक्स की अगर देखते हैं तो ब्रिक्स की स्थापना होती है वो जाती है आपकी 2006 में। और जो अंतिम देश कह सकते हैं ब्रिक्स के रूप में जो लास्ट में भी जुड़ा है करके वो जुड़ा है आपका दक्षिण अफ्रीका था। साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ है 2010 में। ब्रिक्स का मुख्यालय हो जाता है इसका शंघाई चीन के अंतर्गत चीन में हो जाता है। और NDB अर्थात न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स देशों का बैंक है। ब्रिक्स देशों का बैंक कौन सा है आपका? NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना हो जाती है आपकी 2014 में। और फोर्टालेजा जो आपका अनाउंस था उसके द्वारा ये की स्थापना हो जाती है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कैच द रेन अभियान के तहत 75 अर्थात कैच द रेन अभियान के तहत 75 अमृत सैलो एक्वाफिशर मैनेजमेंट शहरों की राष्ट्रीय वार्ता का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका जल शक्ति मंत्रालय। ऑप्शन बी है आपका आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। ऑप्शन सी है पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। और ऑप्शन डी होता है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका साथियों ऑप्शन नंबर बी। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होता है। आइए बढ़ते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और स्टैटिक पोर्शन की तरफ। राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के सहयोग से आयोजित किया गया ये। और तकनीक की बात करें तो इसमें कौन कौन सी तकनीकों पर चर्चा हुई है जो है आपकी तो रिचार्ज सॉफ्ट, इंजेक्शन बेल, चेक डैम, गैवियन वॉल और मॉड्यूलर रिचार्ज पिट, ये सारी चीज़ें इससे संबंधित हैं। इन पर जो है चर्चा हुई। और कैच द रेन की टैगलाइन जो है वो क्या है आपकी? कैच द रेन व्हेन इट्स फॉल वेयर इट्स फॉल एंड व्हेन इट्स फॉल। तो इसकी ये टैगलाइन है कैच द रेन की। और एक्वाफियर की बात करें तो भूमिगत जल युक्त चट्टानों या मिट्टी की परत को क्या कहते हैं? हम एक्वाफियर कहते हैं। भूमि जल या भृत कहते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है। विश्व जल दिवस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है तो ये आपको मनाया जाता है 22 मार्च को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाता है हमारा भारत को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने और भिक्षावृत्ति में लगे लोगों के पुनर्वास हेतु किस मंत्रालय द्वारा स्माइल योजना शुरू की गई? तो किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए गृह मंत्रालय। ऑप्शन बी है आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ऑप्शन सी हो जाता है आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और ऑप्शन डी होता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। स्टैटिक पोर्शन और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो वर्तमान में 216 शहरों से बढ़कर 2030-31 तक 295 शहरों तक पहुंचने का ये लक्ष्य है। और वित्त वर्ष 2030-31 तथा 35,000 व्यक्तियों के पुनर्वास का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 10,200 का पुनर्वास अभी पूरा हो चुका है। स्माइल का पूर्ण रूप देखें तो स्माइल अर्थात इसकी फुल फॉर्म देखते हैं स्माइल की तो ये हो जाती है आपकी क्या? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल लिवलीहुड एंड एंटरप्राइजेज। स्टैटिक पोर्शन की बात करते हैं। संवैधानिक प्रावधान क्या है आपका? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 है। मानव दुर्व्यापार और जबरन श्रमिक भिक्षावृत्ति पर ये रोक लगाता है। संबद्ध योजनाएं स्माइल योजना के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण और भिक्षावृत्ति निवारण 2 उप योजनाएं भी इसमें शामिल की गई हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर
6 है आपका मानसून सत्र 2026 के संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्पेस स्टार्टअप की युवा टीम की विशेष सराहना की है? तो ये किसकी की है? तो आप सबको पता है इसका आंसर क्या रहने वाला है, स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस। बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट और स्टैटिक पोर्शन की तरफ। तो राजस्थान में बड़ी तेल रिफाइनरी भारत के ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है इससे संबंधित नहीं है, ठीक है, ये इससे संबंधित नहीं है, तो इसे थोड़ा सा ये। अब बात करते हैं हम आपके स्टैटिक पोर्शन की। तो एग्ज़ाम स्पेशल क्या रहने वाला है, संसदीय सत्र जो होते हैं भारत के अंदर वो होते हैं 3 आपके। कौन कौन सा? सबसे पहले आपका बजट सत्र आ जाता है, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ये 3 प्रकार के सत्र बुलाए जाते हैं। तो अभी जो मानसून सत्र है उसकी शुरुआत कल ही हुई है। और स्काई रूट एयरोस्पेस की बात करते हैं तो भारत का पहली निजी रॉकेट है, और विक्रम एस जो पहला निजी रॉकेट लॉन्च किया है भारत ने वो किया है विक्रम एस। लॉन्च करने वाली ये प्रमुख कंपनी है कौन? स्काई रूट एयरोस्पेस। और इसका मुख्यालय हो जाता है आपका हैदराबाद में। संसद सत्र का जो आह्वान होता है वो किया जाता है संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार, राष्ट्रपति संसद के सत्रों का आहूत करता है अर्थात बुलाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 20 जुलाई 2026 को यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने पदभार संभाला है? किसने पदभार संभाला है? ऑप्शन ए है आपका कीर स्टारमर। तो ये जो आपके यूके के प्रधानमंत्री अभी थे वर्तमान में, ये अब नया पदभार संभाला है, तो ये तो होंगे नहीं, फिलहाल इन्हें रिप्लेस किया गया होगा, ठीक है। ऑप्शन बी की बात करें तो एडी बर्नहेम, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। ऋषि सुनक ये आपके इंग्लैंड के प्रधानमंत्री होते हैं। बोरिस जॉनसन ये इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या रहने वाले हैं। उन्होंने कीर स्टारमर का स्थान लिया है, जी बिल्कुल। 17 जुलाई 2026 को लेबर पार्टी के नेता चुने गए और मई 2017 में ग्रेटर मैनचेस्टर के निर्वाचित मेयर के रूप में कार्य कर रहे थे। राजा चार्ल्स द्वितीय से बकिंघम पैलेस में निमंत्रण मिलने का पदभार संभाला। और स्टैटिक पोर्शन की बात करते हैं तो यूके शासन प्रणाली, संवैधानिक राजशाही और वेस्टमिंस्टर संसदीय कार्य प्रणाली, अर्थात ब्रिटिश संसद के 2 सदन होते हैं, ब्रिटिश की संसद है उसके 2 सदन होते हैं, कौन कौन से? हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड इसके 2 सदन होते हैं। संविधान जो है आपका यूके का संविधान है वो आलिखित है, अर्थात क्या है आपका? अनरिटेन या अनकोडिफाइड कह सकते हैं इसे, अनकोडिफाइड है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका सर्पदंश अर्थात स्नेक बाइट। जो स्नेक बाइट सर्पदंश को अधिसूचित बीमारी, नोटिफाइड डिसीज़, अधिसूचित बीमारी घोषित करने और सर्प ऐप लॉन्च करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी हो जाता है आपका उड़ीसा। ऑप्शन डी होता है आपका उड़ीसा। राइट आंसर किसकी बात करते हैं तो उसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा केरल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं स्टैटिक फैक्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सर्प जो आप ऐप लॉन्च किया है, सर्प लक्ष्य 2030 तक सर्पदंश से होने वाली मौतों और विकलांगता को शून्य करना है। मौतों और विकलांगता को क्या करना है? शून्य करना है, ठीक है। बात करते हैं अक्टूबर 2025 में केरल सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत इसे अधिसूचित बीमारी घोषित किया गया है। डिजिटल ट्रैकिंग के लिए सर्पा ऐप का प्रयोग किया जा रहा है, इसे डिजिटल ट्रैकिंग हो सके। वन हेल्थ फ्रेमवर्क के तहत मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य का समन्वय। वन हेल्थ संकल्पना यह मानव, पशु और पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को आपस में जोड़कर देखने की एक एकीकृत प्रणाली है। अधिसूचित बीमारी की बात करते हैं तो ऐसी बीमारी जिसकी सूचना डॉक्टरों द्वारा सरकारी अधिकारियों को देना कानून रूप से अनिवार्य हो जाता है। तो ये आपकी अधिसूचित बीमारी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है या किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 20 जुलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम शतरंज की, तो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट्स की। ये शतरंज 1924 अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ
FIDE की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं तो 2019 में इसे आधिकारिक मान्यता दी संयुक्त राष्ट्र ने, ठीक है। और स्टैटिक फैक्ट की बात करते हैं, एग्जाम स्पेशल है आपका। FID की स्थापना 20 जुलाई होती है आपकी, 20 जुलाई 1924 को। इसका जो मुख्यालय हो जाता है वो जाता है आपका लुसाने स्विट्जरलैंड में। शतरंज की उत्पत्ति, शतरंज का जो आविष्कार भारत की 6वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ, जिसे मूल रूप से चतुरंग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चतुरंग। भारत के प्रथम जो ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, जिन्होंने 1988 में इन्हें क्या मिला था? खेल रत्न मिला था। और 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार मिला था, इसका नाम अब क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है इसका नाम। तो साथियों, ये थी आज की स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर से संबंधित आपकी करंट अफेयर की क्लास। आशा करता हूँ ये आपको क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सारे के सारे नोटिफिकेशन, सारी की सारी चीज़ें आप तक मिलती रहें, पहुंचती रहे समय से, और आपका कोई भी पोर्शन छूटे ना। करंट अफेयर के लिए आप बस इस क्लास पे डिपेंड हो जाइए और कुछ भी आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस 10 से 15 मिनट पर डे निकालिए और करंट अफेयर आपका देखना कितना मजबूत हो जाए, कितना अच्छे से परफॉर्म करें आप करंट अफेयर में। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।